नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी समय से आपकी क्लासेस डिले हो चुकी हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। आशा करता हूँ आप सभी को उस रीजन के बारे में पता है, सर ने ऑलरेडी आपको अवगत करा दिया है, तो उस पर मैं अपना टाइम और आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए, जो हमारी क्लासेज चल रही थी 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की, अब देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे कि पर डे 30 क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। अब देखिए आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, एग्जाम नज़दीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपका जो 30 क्वेश्चनों का हम सेट लेकर के चल रहे थे, उसके क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा करके अब हम 60 करने वाले हैं। आगे जरूरत पड़ी तो हम इन क्वेश्चन संख्या को 100 तक भी लेकर के जाएंगे। तो अब आपको मैं पूरा का पूरा जो 1000 क्वेश्चनों का सेट हमारा चल रहा था उसको कंप्लीट एग्जाम से पहले करवा दूंगा, चाहे भले मुझे एक दिन में दो से क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करवाना पड़े। तो ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि आपका जो समय बर्बाद हुआ है उसको हम यूटिलाइज करें और उस समय को हम भरपाई करते हुए आपका जितना भी हमने प्रॉमिस किया था उस सभी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। तो देखिए अभी आपका जो 1000 प्लस एमसी क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। अब देखिए शाम में मैंने क्या किया है कि जो बीपीएससी का मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बताया था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके मैंने टॉपिक वाइज आपको अरेंज कर दिया है। तो शाम को मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिकों से जितना भी थ्योरी बन सकता है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो देखिए सुबह में मैं आपका 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, शाम को मैं आपका थ्योरी चला रहा हूँ। तो जो आपका समय मेरी तरफ से बर्बाद हुआ है, यानी कि यूं कहें कि मेरी तरफ से आपका क्लासेस नहीं ली गई हैं, उसकी मैं भरपाई आपका विदिन से आपका जो 10 से 12 दिन बचा हुआ है उसमें कंप्लीट आपका जितना भी एमसीक्यू है, जितना भी थ्योरी है, पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं जुड़े रहिएगा, आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ा जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है। गाइस, जो आपकी टप्पा गायन शैली है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी या फिर ब्रज। तो देखिए आप सभी को पता है कि टप्पा क्या होता है। टप्पा का मतलब होता है उछलना कूदना, यानी कि आपका जो टप्पा है ये पंजाबी भाषा में प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि टप्पा गायन शैली का आविष्कार किसने किया था। ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आपको अभी के अभी कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका साधारणी गीति है, साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किस में मिलती हैं? तो जो आपकी साधारणी गीति थी, या टप्पा, ख्याल, त्रिवट या फिर गजल, इसमें आज इसके लक्षण मिलती हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपका जो शुद्धा गीति है, साधारणी गीति है, भिन्ना है, गौड़ी है, ये गीति आपकी 5 है, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो अभी आपको बताना है कि साधारणी गीति का लक्षण किस में मिलता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपका जो ख्याल है, ख्याल में साधारणी गीति का लक्षण मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। अब देखिए यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है महत्वपूर्ण, आपकी जो शुद्धा गीति है, शुद्धा गीति का लक्षण किस में मिलता है? तो ये भी आपका ध्रुपद से संबंधित है। तो यहाँ से आपका जो गीतियां हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। उसका जो सारी की सारी गीतियों का क्वेश्चन था, मैंने पिछली जो हमारी एमसीक्यू क्लासेस थी उसमें इनके बारे में डिटेल में हमने कवर कर लिया है। तो आगे हम बात करेंगे आपसे ख्याल के बारे में। तो देखिए ख्याल का आविष्कार किसने किया था? तो ख्याल का आविष्कार किया था आपका अमीर खुसरो जी ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो ख्याल आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 छोटा ख्याल, नंबर 2 बड़ा ख्याल। तो ख्याल आपके 2 प्रकार के होते हैं। छोटे ख्याल को आपका द्रुत ख्याल भी बोला जाता है और बड़ा ख्याल को आपका विलंबित ख्याल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका विलंबित ख्याल। तो ये ख्याल का थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम बात करेंगे विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए जो विलंबित लय में गाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? विलंबित ख्याल। अब देखिए विलंबित का मतलब क्या होता है? धीमी लय, यानी कि स्लो टेम्पो में गाना आपका विलंबित लय रहती है। तो स्लो में गाएंगे तो ख्याल कैसा होगा? बड़ा होगा। तो विलंबित का मतलब होता है आपका बड़ा ख्याल। अभी मैंने आपको बताया था द्रुत का मतलब होता है छोटा ख्याल। तो ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि विलंबित का मतलब क्या होता है? बड़ा ख्याल, और आपका द्रुत लय का मतलब क्या होता है? छोटा।
तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब देखिए ख्याल गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तो तबला, पखावज, मृदंग या फिर नाल। तो ख्याल गायकी के साथ आपकी कौन सी ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए ख्याल के साथ हमेशा आपका तबला बजाया जाता है। देखिए आपका जो ध्रुपद है, ध्रुपद पखावज के साथ ध्रुपद की संगति की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ख्याल के साथ हमेशा तबला और ध्रुपद के साथ पखावज की संगति की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो फारस के लोक संगीत से, भारत से, साधारणी गीति से, ख्याल तथा दमार से। तो आपकी जो गजल है इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। देखिए जो गजल है, गजल का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो गजल का आविष्कार किया था आपका अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने। अब देखिए अमीर खुसरो जी ने फारस के शब्दों से, जो फारस के लोकगीत से गजल का आविष्कार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि भारत में गजल को प्रसारित करने का क्षेत्र किसे जाता है? तानसेन को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, अमीर खुसरो को, या फिर उस्ताद अमीर खां को। तो भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर श्रेय आप लिख सकते हैं, श्रेय किसको जाता है? तो यह आपका जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। देखिए भारत में जाता है, गजल का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है कि भारत में किसको जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और आविष्कार किसने किया है गजल का? तो अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गजल की रचना विभिन्न छंदों में होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? स्थाई, छंद, शेर या फिर वार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो विद्यार्थी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो 0 लेवल से हाई लेवल तक को कवर करते हुए चलते हैं। तो आपको अच्छे से इनको पढ़ते हुए चलना है। अब देखिए गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वहर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका वहर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? जो गीत होता है उसके अलग अलग भागों को और अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? स्वर सागर, राग सागर, गीत सागर, सरगम सागर। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको बताना है कि गीत के अलग अलग भागों को और अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? तो राग सागर। क्या बोला जाता है? राग सागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएंगे, तो अच्छे से एक बार जो सीरीज आपकी चल रही है उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इसका प्रिंटेबल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग मिल जाएगी कि आपको जो हमारा थ्योरी का सेशन चल रहा है उसका नोट्स किस प्रकार से मिलेगा, जो हमारा एमसीक्यू वाला सेशन चल रहा है 1000 प्लस क्वेश्चन होगा, इसका आपको किस प्रकार से मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सारा का सारा फुल पैकेज हम आपको मात्र 291 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 4, 5 या फिर 3। देखिए वेद कितने हमारे, तो वेद आप सभी को पता ही है कि वेद हमारे कितने हैं? 4। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद कितने हैं आपके? 4। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, संगीत का वेद कौन सा है?
संगीत का वेद किसे बोला जाता है? संगीत का वेद है आपका सामवेद। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद किसे कहते हैं? तो आपका जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र? तो ये आपका भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके आने वाले हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे आपका संगीत का सबसे महत्वपूर्ण वेद आपका सामवेद है। पंचम वेद आपका नाट्य शास्त्र को 5वां वेद या फिर पंचम वेद बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? वेरी इंपोर्टेंट। 4, 2, 0, 1। तो कितने वेद हैं जो कि आपका संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपको यहाँ पर देख लेना है कि संस्कृत में कितने वेद नहीं लिखे गए। देखिए वेद आपके जितने भी हैं, इवन आपके प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि प्राचीन समय में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्रचलन में थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 0। ऐसा कोई भी वेद नहीं है जो कि संस्कृत भाषा में न लिखा गया हो। सभी के सभी वेद, प्राचीन समय के सभी ग्रंथ आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? देखिए संगीत से संबंधित सामग्री सर्वाधिक आपकी किस वेद में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी सामवेद में। तो मैंने भी आपको बताया था कि सामवेद को आपका संगीत का वेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका संगीत का वेद। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे लास्ट वाला वेद आपका अथर्ववेद, सबसे अंतिम वेद, सबसे पहला वेद। ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके चारों के चारों वेद यहाँ पर रहने वाली हैं। चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को, गंधर्व वेद को, यजुर्वेद को, नाट्य शास्त्र को। तो सामवेद का उपवेद किसे बोला जाता है? ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए सामवेद का उपवेद, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गंधर्व वेद आपका उपवेद है सामवेद का। सामवेद का उपवेद कौन सा है? आपका गंधर्व वेद। ये महत्वपूर्ण है। नाट्य शास्त्र में आपको बताया था इसे पंचम वेद बोला जाता है, भरत मुनि जी के द्वारा यह लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपके जो वेद हैं उससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? गंधर्व, पुराण, ब्राह्मण या फिर साम। देखिए प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? तो यहाँ पर ब्राह्मण नाम से। देखिए ब्राह्मण नाम से आपका प्रत्येक वेद की व्याख्या मिलती है। आपके ब्राह्मण थे जो कि आपका प्रत्येक वेद था उसके ऋचाओं को जो गायन करते थे वह ब्राह्मण थे। उनके अलग अलग नाम थे, होत्र, होत्रा, इस प्रकार से अलग अलग वेदों के अलग अलग नाम रखे गए थे। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वेद की व्याख्या आपकी ब्राह्मण नाम से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। आप अगर 1000+ MCQ क्वेश्चन सीरीज को अगर अच्छे से इसको याद करके और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अगर आप इसको सिर्फ इतना ही कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन नहीं है, इनसे सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। तो इतना मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैंने मेहनत की है या कुछ मुझे आशा दिख रही है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 1000+ क्वेश्चनों की सीरीज से बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर आपका रहने वाला है गंगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? महाभारत, कौशिक ब्राह्मण, उपनिषद या फिर नाट्य शास्त्र। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है कौशिक ब्राह्मण। क्या रहने वाला है आपका? कौशिक ब्राह्मण। देखिए इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा इनको पढ़ लेना है, ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करना है। अब देखिए पुराण कितने हैं? 108, 21, 18 या फिर 51। तो पुराण कितने हैं ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो देखिए
कुल आपके 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं आपके? 18। कितने पुराण हैं आपके? 18। ये भी आपका, अब देखिए ये नॉलेज वाले क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं तो आपको वेदों को, पुराणों के बारे में, प्राचीन समय में क्या क्या चीज़ें फेमस थी उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, संगीत से जानकारी मिलती है। अब देखिए सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद में, गंधर्व वेद में, पुराण में या फिर उपनिषद में? देखिए जो सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र आपके किसमें संग्रहित हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आपके ऋग्वेद में जितने भी आपके ग्रंथ हैं, जितने भी आपके मंत्र हैं, ऋग्वेद के सभी मंत्रों का संकलन आपका सामवेद में मिलता है। और सामवेद के जितने भी ग्रंथ थे, सामवेद के जितने भी आपके मंत्र थे, सभी का सभी आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। आपका देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के मंत्रों का, ऋग्वेद के मंत्रों का या फिर ऋचाओं का, ऋचाएं भी बोला जाता है मंत्रों को, ऋचाओं का गायन, ऋचाओं का गायन आपका सामवेद है। ऋचाओं का गायन ही आपका सामवेद है। तो ऋग्वेद में जितनी भी मंत्र थे, जितनी भी ऋचाएं थी, उनका गायन सामवेद में होता है, इसीलिए इसको संगीत का वेद बोला जाता है। इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो ऋग्वेद के मंत्र थे, ऋग्वेद की ऋचाएं थी, ऋग्वेद के सूत्र थे, सभी के सभी का गायन आपका सामवेद में किया जाता है। इसी को आपका सामवेद बोला जाता है, इसीलिए इसको संगीत का वेद बोला जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? गीतक, गीतक, गीत या फिर गीर? तो देखिए ऋग्वेद में आपका गीत के लिए गीर शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में आपका गीर शब्द का प्रयोग होता है। आगे आपको देखिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं, और आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, वेदों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और आपका जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने के लिए मिलेगा। देखिए गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा दी है? गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? धुन, गीर, साम या फिर संगीत? क्या रहने वाला है? धुन, गीर, साम या फिर संगीत? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो साम की संज्ञा थी। देखिए गीत के लिए साम गायन होता था आपका, साम आपका जो सामवेद था उसमें, और आपका ऋग्वेद से ही साम गान निकल के आया था कि गीत और उसकी धुन के लिए साम शब्द की संज्ञा आपको दी गई थी। तो ये आपका महत्वपूर्ण है। देखिए सामगान के मुख्य गायकों क्या कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सामगान में आपके 3 गायक थे। कितने गायक थे? 3 गायक थे। अब देखिए इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण था वह आपका था उदगाता। कौन सा था? उदगाता। उदगाता यह मुख्य गायक था, उदगाता। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सामगान में 3 गायक थे। एक आपका जो मुख्य गायक था उदगाता, 3 जो 2 अन्य गायक थे वो आपके सहगायक थे, सहगायक। एक आपका मुख्य गायक था। तो ये आपको पता होना चाहिए। सामगान में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सामगान में कुल कितने गायक थे? तो सामगान में कुल 3 गायक थे। महत्वपूर्ण जो सबसे प्रमुख था वो उदगाता था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था? देखिए अब वाद्यों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो वाद्यों से क्वेश्चन बनते हैं, वाद्य से प्रश्न बनती हैं, वाद्य से प्रश्न आपके प्राचीन काल के पूछे जाते हैं। प्राचीन काल के वाद्यों से को प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। सॉरी। देखिए वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था? सितार, गीर, वीणा या फिर दुंदुभी? ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए वैदिक काल का सबसे प्राचीन वाद्य था, सबसे मुख्य वाद्य था आपका वीणा। देखिए वीणा आपका सबसे मुख्य वाद्य था। अब आपको एक चीज और याद कर लेनी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम बीपीएससी की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें वाद्य आपका टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन समय में आपका घन वाद्य कौन से थे, सुषिर वाद्य कौन से थे,
अवनद वाद्य कौन से थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आजकल आपके पूछे जा रहे हैं। जो आजकल प्रचलन में जो वाद्य हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जो प्राचीन काल में जो वाद्य प्रचलन में थे, घन वाद्य, सुसर वाद्य, अवनद वाद्य, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जब हम बीपीएससी की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे वैदिक काल में सभी तंत्र वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी। तो वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी। तो त्रितंत्री, वीणा, साम या फिर बाण। तो ये एक महत्वपूर्ण है आपका रहने वाला है कि वैदिक काल में तंत्री वाद्यों के लिए क्या बोला जाता था। एक महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है। देखिए, त्रितंत्री, वीणा, साम या फिर बाण। तो ये तंत्री वाद्य क्या होते थे, तार वाले वाद्य। तंत्री वाले वाद्य क्या होते थे, तार वाले वाद्य। देखिए वीणा, आपका जो वीणा है इसे आपका तंत्री वाले वाद्यों की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य आपका वीणा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वैदिक कालीन बाण में किसकी तंत्रियां होती हैं। वैदिक कालीन वीणा में, वैदिक कालीन वीणा में कितनी तंत्रियां होती थी, ये क्वेश्चन है आपका। वैदिक कालीन बाण या वीणा, ये एक बार देख लेंगे कि वैदिक कालीन बाण में कितनी तंत्रियां होती थी। तो देखिए 9, 100, 0 या फिर 17। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए इसका मैं बता दूंगा कि ये बाण है या फिर वीणा है। तो ये इसका राइट आंसर है आपका 100। कितनी होती थी तंत्रियां, तो 100 होती थी। इसका आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा कि आपका टाइपिस्ट मिसप्रिंट हुआ है या फिर। अब देखिए आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, वैदिक काल में संगीत के सुरों के लिए क्या संज्ञा थी। वैदिक काल में संगीत के सुरों के लिए क्या संज्ञा थी, यम, स्वर, सम या फिर ऋचाएं। देखिए वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी, यम, स्वर, सम या फिर ऋचाएं। क्या थी, यम, स्वर, सम या फिर ऋचाएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यम। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी, तो यम की संज्ञा थी। किसकी संज्ञा थी, यम की संज्ञा थी। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संगीत पारिजात, ऋग्वेद, नारदी शिक्षा, नाट्यशास्त्र। तो ये आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए कि जो स्वर थे उसमें षडज, ऋषभ, गंधार, पंच, मध्यम, दैवत, निषाद, यह किस ग्रंथ में सर्वप्रथम नाम मिलते हैं। तो ये मिलती है आपका नारदी शिक्षा में। किसमें मिलते हैं, नारदी शिक्षा में। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था, ऋचाएं, साम, पृष्ठ या फिर पदम। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था। तो ऋचाएं, आपका जो पद होते थे उन्हें वैदिक काल में ऋचाएं बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जो विद्यार्थी न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा जो भी अपकमिंग सेशन आए उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। देखिए आगे हम बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे, 7, 3, 4 या फिर 5। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा गया है, आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैदिक कालीन स्वर कितने थे, 3। कितने थे, 3। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन कौन से थे, उदात्त, अनुदात्त और आपका स्वरित। ये आपके 3 वैदिक कालीन स्वर थे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता है। वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता है, वेद अंगीकार, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य। क्या बोला जाता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए जो वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता है, तो वेदांग। क्या कहा जाता है आपका, वेदांग। वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे ऋग्वेद की ऋचाएं सुरावलियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी। ऋग्वेद की ऋचाएं सुरावलियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी, सामगान, ऋचाएं, श्रुत या फिर वेद। वेरी इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आपका जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी सुरावलियों में निबद्ध होने के बाद
स्त्रोत कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वेरी इंपॉर्टेंट, सारा अटेंशन रहना। स्त्रोत क्या कहलाती थी? स्त्रोत। आगे हम बात करें आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे या किसके भाग थे? ऋग्वेद के, सामवेद के, नाट्यशास्त्र के या फिर नृत्य के? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्चिक और गान ये आपका ऋग्वेद के भाग थे। किसके भाग थे? सॉरी, आपका सामवेद के भाग थे। किसके भाग थे? आपके सामवेद के। आर्चिक और जो गान थे ये आपके सामवेद के भाग थे। वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? साम गायन के समय कितने स्वरों का विकास हो चुका था? तो ये एक वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए साम गायन के समय आपके टोटल 7 स्वरों का आपका विकास हो चुका था। पहले 3 स्वर थे, उसके बाद आपका मध्यम बड़ा जिसे क्रोष्ट स्वर बोला गया, फिर उसके बाद आपका आगे आगे जितने भी आपके 7 स्वर थे, सामगान के समय ही आपके 7 स्वरों का विकास होने लगा था। देखिए आज हम आपकी 30 क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे। आगे से हम आपके लिए 60+ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। इवन अगर नीड रहेगी तो हम 100 क्वेश्चनों पर भी चर्चा करते हुए जरूर चलेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे शेयर जरूर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।